हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फिलोमैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी और आज माइक्रो टीचिंग की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना यानी कि लेसन प्लानिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। का यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब आती है प्रस्तुतिकरण की बारी। आपकी 7वीं हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है इसकी पूरी आपकी एक बहुत बड़ी टेबल बनती है जो 2 पेजेस में बनेगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस टेबल में कितने कॉलम हैं। तो जो सबसे पहला कॉलम है आपका प्रस्तुतिकरण में वो है क्रम संख्या। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु क्या होता है? तो शिक्षण बिंदु एक, इसको हम टीचिंग पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया तो आप उस टॉपिक के क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे। ठीक है, उनको छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दोगे। तो उसका एक भाग मतलब उसका एक टुकड़ा आपका क्या होगा, एक शिक्षण बिंदु होगा या एक टीचिंग पॉइंट होगा। जैसे माना कि मैं क्या करूँगी कि जैसे मैं संविधान में मौलिक अधिकारों को पढ़ा रही हूँ कि संविधान में अधिकार, ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो आपको पता है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अगर मुझे 3 टीचिंग पॉइंट बनाने हैं तो मैं 6 मौलिक अधिकारों को दो एक टीचिंग पॉइंट में मैं क्या करूँगी, 2 अधिकारों को लूँगी और दो की जोड़ी में मैं 3 टीचिंग पॉइंट बनाऊँगी। अब टीचिंग पॉइंट के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको टीचिंग पॉइंट आखिर कितने रखने हैं। यानी 3 रखने हैं, न 3 से कम न 3 से ज़्यादा। 3 शिक्षण बिंदु एक आदर्श कंडीशन होती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कि अगर आपने 2 शिक्षण बिंदु रखे या फिर आपने एक ही रखा तो जितना आपका पीरियड है 30 मिनट का या 35 का या 40 मिनट का, तो आपका पीरियड क्या होगा कि खाली छूट जाएगा। यानी कि आपकी टीचिंग पीरियड से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने केवल 1 या 2 शिक्षण बिंदु उसमें रखे हुए हैं। अगर आपने 3 से ज़्यादा रख दिए, मतलब आपने 4 या 5 रख दिए, तो फिर क्या होगा कि टाइम की कमी हो जाएगी, आप उतना बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो जो 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं वो एक क्या है, आइडियल कंडीशन है। आप पूरे 30 या 35 मिनट में अपने इन 3 शिक्षण बिंदुओं को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बात आते बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें लिखते हैं हम छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आप छात्रों से क्या अपेक्षा करते हैं कि आपकी टीचिंग के बाद उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, या आप क्या सोचते हैं या आपको क्या उम्मीदें हैं बच्चों से कि मेरी टीचिंग के बाद उनमें ये अंतर आएगा या उनके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो आपकी टीचिंग के बाद जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा या आप उसकी अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा, तो आप उसको यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, वो थोड़ा बड़ा कॉलम है। ये पूरा एक ही कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक कक्षा कक्ष गतिविधियाँ मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन ये पूरा एक ही कॉलम है। कक्षा कक्ष गतिविधियाँ हैं, उनके क्या हैं, 2 सब कॉलम है। एक है छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरी है छात्र अनुक्रिया। अब ये आपका वाला कॉलम है छात्राध्यापिका क्रिया वाला, और ये है छात्र अनुक्रिया। तो जो भी चीज़ें आप करोगे, बच्चों से कोई प्रश्न पूछोगे, किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण दोगे, तो वो आपको इस वाले कॉलम में लिखना है, अपने वाले कॉलम में। और जो भी बच्चे आंसर करेंगे या जो भी बच्चों की जिस भी प्रकार की अनुक्रिया होगी, जो भी उनके रिएक्शन होंगे, तो वो आप इस कॉलम में लिखोगे। उसके बाद तो 5वां कॉलम है, तो वो है शिक्षण विधि और प्रविधि का। तो शिक्षण विधि और प्रविधि का आपको पता ही होगा कि टीचिंग की बहुत से मेथड होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो जिस भी मेथड या टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे अपनी टीचिंग के दौरान, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे छठा जो कॉलम है वो है मूल्यांकन का।
तो लास्ट में आप अपनी टीचिंग का जो भी मूल्यांकन करते हो तो वो आप यहाँ पे लिखोगे मूल्यांकन वाले कॉलम में। मतलब आपने जैसे एक टीचिंग पॉइंट को कंप्लीट किया पढ़ा करके, तो उसका मूल्यांकन आप जब भी करोगे उसको आप यहाँ पर लिखोगे। बता देती हूँ कि अगर आप एक टीचिंग पॉइंट लेते हैं तो आपको उसको ये प्रस्तुतिकरण में कैसे लिखना है, या उससे रिलेटेड ये जो भी कॉलम है इनको आपको कैसे फिल करना है। अगर आपके समझ में एक टीचिंग पॉइंट का पूरे कॉलम समझ में आ गए, तो उसके बाद दो तो आपको केवल उसी तरीके से क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। मतलब कि रिलेटेड तो उन दो टीचिंग पॉइंटों से रिलेटेड चीज़ें आपको डालनी हैं, लेकिन सेम इसी फॉर्मेट में डालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे आते हैं आपके, सबसे पहले आप ध्यान देख लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे, विकासात्मक प्रश्न आएंगे। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखे। विकासात्मक प्रश्न आपके 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे अपना प्रश्न रखा, आपने कोई भी प्रश्न रखा, ठीक है, आपने जैसे 2 ही प्रश्न रखे, आपने यहाँ पे अपना प्रश्न रखा और पहला प्रश्न रखा आपने जैसे, और उसका आंसर आपको क्या करना है, ये छात्र अनुक्रिया वाले, ठीक, उसके बगल वाले कॉलम में आपने उसका आंसर लिख दिया कि बच्चे ने क्या आंसर दिया। फिर उसी आंसर से आपने क्या किया, यहाँ दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपने बनाया, और फिर आपने उसका यहाँ पर जिस भी प्रकार की क्रिया बच्चों की रही, चाहे वो उत्तर दे पाए या फिर उत्तर नहीं दे पाए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, आपको अपनी टीचिंग तब स्टार्ट करनी है जब क्या होगा कि बच्चे का ज्ञान यहाँ पर समाप्त हो जाएगा किसी भी टॉपिक या प्रकरण के प्रति, वहाँ से आपको अपनी टीचिंग स्टार्ट करनी है। माना कि यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ही बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो गए हैं, कि मतलब कि इस टीचिंग पॉइंट के प्रति उनका जो ज्ञान है वो समाप्त हो चुका है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस शिक्षण बिंदु वाले, यहाँ पर आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, ये आपके क्वेश्चन का एरिया है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो उसके ठीक यहाँ पर आगे आपको अपना टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे आपने उसका क्रम संख्या डाला और यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट डाला। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट डाल रही हूँ, समानता व स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व स्वतंत्रता का अधिकार, अब आपने यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि इस टीचिंग पॉइंट के ठीक सामने, छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में क्या करना है, स्पष्टीकरण की हेडिंग डालनी है। स्पष्टीकरण की आपने हेडिंग डाल दी। अब आपको क्या करना है कि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो भी है, जो भी स्पष्टीकरण आपको बच्चों को देना है, यानी कि जो भी आपको इन 2 अधिकारों के बारे में बताना है, या फिर जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको बच्चों को बताना है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। और यहाँ पे आप एक खूब बड़ा सा पैराग्राफ लिखोगे। इन शॉर्ट जो भी आपको बच्चों को बताना है, तो कम से कम आपका इतना बड़ा पैरा यहाँ पर आप लिखोगे, एक पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखोगे पूरा, ठीक है। अब आपका ये स्पष्टीकरण कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण कंप्लीट कर दिया है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बीच वाला कॉलम है छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो इस वाले कॉलम में आपको क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण खत्म हुआ, आपको यहाँ पर अपना छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखना है कि आप क्या इमेजिन करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा जब आपका स्पष्टीकरण यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैं लिखूंगी कि छात्र अधिकारों को समझ
समझ सकेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि छात्र समझ सकेंगे, छात्र जागरूक होंगे, छात्रों में जिज्ञासा बढ़ेगी, या छात्र उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक बात आप ध्यान रखना कि लेसन प्लान में हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपके विकासात्मक प्रश्न यहाँ ख़त्म होते हैं, उसके बाद आपका टीचिंग पॉइंट शुरू होता है। टीचिंग पॉइंट के ठीक आगे आप स्पष्टीकरण लिखते हैं और अपना स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे ही आपका स्पष्टीकरण ख़त्म होगा, वैसे ही आप यहाँ पर छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वाली ये कॉलम है, इसमें उनका व्यवहार परिवर्तन को लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब विकासात्मक प्रश्न खत्म होंगे, उसी विकासात्मक प्रश्नों का काम ही है कि वो बच्चों को टीचिंग पॉइंट से जुड़े। तो विकासात्मक प्रश्नों के बाद टीचिंग पॉइंट आएगा। टीचिंग पॉइंट आपने जैसे ही लिखा, आप उसके बारे में स्पष्टीकरण दोगे, और जैसे आपका स्पष्टीकरण खत्म होगा, तभी आप बच्चों से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। या जो पूरा जो परिवर्तन होगा वो आपकी पूरी टीचिंग के बाद ही उनके व्यवहार में आएगा। अब यहाँ तक तो ये समाप्त हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये स्पष्टीकरण वाला कॉलम है, तो इसके ठीक सामने, मतलब कि ये स्पष्टीकरण है और इसके ठीक सामने जो छात्र अनुक्रिया वाला है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि छात्रों की अनुक्रिया लिखनी है फिर से, कि जब आप स्पष्टीकरण दे रहे थे, जब आप इतना बड़ा स्पष्टीकरण आपने बच्चों को दिया, तो उस समय छात्रों की जो अनुक्रिया थी तो वो कैसी थी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि छात्र रुचि लेंगे या फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये भी लिख सकते हैं हम कि छात्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, छात्रों की अनुक्रिया को आप लिख सकते हैं। आप इसको सीधे में ऐसे मतलब कि तिरछे में आपको एकदम सीधी लाइन में लिखना है, क्योंकि ये पूरा स्पष्टीकरण वाला जो पोर्शन है ये कवर होना चाहिए। आते हैं हम शिक्षण विधि और प्रविधि में। तो जब आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ पर जब आप बच्चों से क्या कर रहे थे, विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, बच्चों से प्रश्न पूछ रहे थे और उनसे उत्तरों को प्राप्त कर रहे थे। तो आपकी शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण विधि वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट आपके स्पष्टीकरण जो आपने बच्चों को दिया, तो उसकी विधि क्या थी। तो जो भी आपने अपने स्पष्टीकरण के दौरान या अपनी टीचिंग के दौरान जिस भी विधि या जिस भी प्रविधि का आपने प्रयोग किया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैं लिखती हूँ व्याख्यान विधि। जैसे मैंने प्रयोग, अगर मैं कहूँ कि मैंने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, तो स्पष्टीकरण के ठीक सामने पर, स्पष्टीकरण जो है इसके ठीक सामने पर शिक्षण विधि और प्रविधि वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, व्याख्यान विधि। अब आपने देखा होगा कि लगभग ये जो आपका टीचिंग पॉइंट है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण खत्म हुआ। अब इसी स्पष्टीकरण के ठीक सीधी लाइन में मूल्यांकन वाले कॉलम में आपको क्या करना है, जहां पर आपका स्पष्टीकरण खत्म हुआ है नीचे पे, तो वहाँ पे आपको जिस भी विधि से या जिस भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा, उन्हें कोई पजल दिया या उनको कोई सवाल दिया कि आप इसको सॉल्व करो, जो भी चीज़ आप वहाँ पर बच्चों को देते हो उनके मूल्यांकन करने के लिए कि मैंने ये जो शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाया है, आखिर इनको कितना समझ में आया है, या फिर मैं कितने अच्छे से पढ़ा पाई, या जो मेरी शिक्षण विधि है वो कितनी सही रही। तो उसका मूल्यांकन करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, बच्चों के लिए जो भी है एक प्रश्न डालोगे या कोई भी एक एक्टिविटी आप डाल सकते हैं, ये प्रश्न डाल सकते हैं, कोई पजल उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं सिंपली एक प्रश्न डालूंगी बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनका मूल्यांकन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इससे असमानता व स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन डाला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या आशय है। ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि आपका एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया कि विकासात्मक प्रश्न लिखे, बच्चों ने उनका आंसर यहाँ पर आपने लिखा। उसके बाद आपने उस शिक्षण विधि और प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिखी। जैसे ही आपका यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे निरुत्तर हो गए, तो आपने या फिर उन्होंने अपना शिक्षण बिंदु बताया, तो आपने यहाँ पर शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखा। शिक्षण बिंदु के ठीक सामने आपने छात्रा अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में आपने स्पष्टीकरण लिखा। पूरा स्पष्टीकरण आपने जब लिखा, आपका स्पष्टीकरण जहाँ पे खत्म हुआ, ठीक उसके सामने उसके पीछे वाले कॉलम में, यानी कि छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वाले कॉलम में आपने उनका जो छात्रों का व्यवहार परिवर्तन आपने अपेक्षित किया है उसको आपने यहाँ पर लिखा। और उसके बाद स्पष्टीकरण के ठीक आगे वाले कॉलम में आपने उसकी शिक्षण की विधि और प्रविधि को लिखा कि जिसके द्वारा आपने बच्चों को क्या किया है, पढ़ाया है। ठीक है, और जैसे ही आपका यहाँ पर फिर से स्पष्टीकरण यहाँ पे जैसे खत्म हुआ, तो उसके ठीक सामने आगे पर आपने एक मूल्यांकन प्रश्न लिख लिया है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि एक शिक्षण बिंदु समाप्त हो चुका है, और आपको अपने दो जो अन्य शिक्षण बिंदु हैं वो भी इसी तरीके से आप क्या करोगे, शुरू करोगे। इसी फॉर्मेट में आपको उनको लिखना है। जैसे फिर से विकासात्मक प्रश्न आएंगे, स्पष्टीकरण आएगा, मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, मतलब फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको फिर क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। उसके बाद जैसे ही आपके तीनों टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो गए हैं, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन की पूरी टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद जो 8वीं हेडिंग आती है वो आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि इनमें आपको क्या रखने हैं कि अपने तीनों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर रखने हैं। तो आप कम से कम यहाँ पर कम से कम 5 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन रखे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हम क्यों रखते हैं कि जैसे हमारे टीचिंग के दौरान अगर कहीं पर भी कोई कमी रह गई हो तो वो ये पुनरावृत्ति प्रश्न क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। या फिर हम इन पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा बच्चों को जो प्रकरण हमने पढ़ाया, जो टॉपिक हमने पढ़ाया, उसका विस्तृत जो ज्ञान होता है उनको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, आपने बच्चों को लास्ट में जैसे आपकी टीचिंग खत्म हुई है आपने उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो बच्चे आपका सवाल का जवाब दे देंगे, या फिर अगर उनको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो सवाल छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको बच्चों को वो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, ताकि उस प्रकरण के जो प्रकरण है उसके प्रति उनके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा क्या करते हैं कि उस प्रकरण के प्रति बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। उसके बाद 9वीं जो हेडिंग है वो है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर आप क्या करो, जैसा आपने लेसन प्लान बनाया, आपने प्रस्तुतिकरण लिखा, तो प्रस्तुतिकरण के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि जो आपको लगता है कि ये मुझे बच्चों को नोट करवाने हैं या फिर इनको ब्लैक बोर्ड पे मुझे लिखना ही लिखना है। तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले ही उनको यहाँ पर अपने लेसन प्लान में दिखा दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है कि एक ब्लैक चार्ट आता है, तो उसको आप काट करके यहाँ पर बहुत अच्छे से थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ करके यहाँ पर आप ऐसा अपना ब्लैक बोर्ड बनाओगे, और उसके बाद आप व्हाइटनर से या स्पार्कल से यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखने होंगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले आप ऐसे ब्लैक बोर्ड का फॉर्मेट बनाओगे जो जो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको फर्स्ट में बताया था, ये वाली टेबल आपको बनानी है पहले उस पर, और उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लिखनी होंगी तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर यहाँ पे आपको दिखाना है कि मुझे कल ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या काम करना है। ठीक है,
9वीं हेडिंग आपकी श्यामपट्ट कार्य हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे 9वीं हेडिंग है तो आप वहाँ पे एक्चुअल क्लास में भी आप क्या कर रहे हो कि पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आप श्यामपट्ट पे चीज़ें लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। श्यामपट्ट जो कार्य है आपको, वो आपको अपनी टीचिंग के दौरान ही, अपने स्पष्टीकरण के दौरान ही आपको शुरू कर देना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखना है, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखनी चाहिए, ठीक है। 10वीं हेडिंग आती कक्षा निरीक्षण कार्य की। तो कक्षा निरीक्षण कार्य में आप जैसे एक लाइन लिख सकते हैं कि मैंने छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों का शिक्षण के दौरान निरीक्षण किया गया, कक्षा निरीक्षण किया गया, और इसके साथ ही छात्राध्यापिका ने या छात्राध्यापक ने छात्रों के गृह कार्य का भी निरीक्षण किया या उनके, तो यहाँ पर आप सिंपली एक लाइन लिख देते हो। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे हैं, तो यहाँ पे जैसे कक्षा निरीक्षण कार्य है, तो उसके बाद आपको बच्चों का होमवर्क चेक करना है, मतलब जो आपने, ठीक है। जैसे ही आपने बच्चों का होमवर्क चेक किया है, अब आपको उनको आज का होमवर्क देना है। तो यहाँ पर आप अपने लेसन प्लान में आपकी 11वीं हेडिंग होती है गृह कार्य की या होमवर्क की। तो जो भी चीज़ें आप बच्चों को होमवर्क में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आप इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी दे सकते हैं, शॉर्ट भी दे सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। होमवर्क के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बड़ी क्लासेस हैं तो आप उनको होमवर्क बोल के भी लिखवा सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि उनको क्या करना है। लेकिन अगर छोटी क्लासेस हैं, जैसे 6 से 8 तक की क्लासेस हैं, तो इनके लिए आपको होमवर्क क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ठीक है। आप गृह कार्य बच्चों का क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे और उनको आपको कहना है कि ये आपका गृह कार्य है और अब आप इसको नोट करो। अब इसके साथ ही गृह कार्य के साथ ही आपकी पूरी टीचिंग क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपका पूरा लेसन प्लान क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है और उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।